Till yesterday, we have studied that all about the tenses, its type, and after tenses, we also studied the subject verb agreement part. है ना? वहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। ऑल राइट, सो आज बस थोड़ा सा पार्ट है थ्योरेटिकल, उसके बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, देन विल बी डन विद verb part. All right, starting with unreal past. The questions through of unreal past are usually asked in exam. There are multiple rules we'll study. It is easy to remember. बस आपको समझ के लेना है. Unreal past. A wish, desire, or purpose, supposition contrary to fact or condition is expressed in unreal past scenario. Again, I'll repeat. Wish, desire, or purpose, supposition contrary to fact और कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड इन अनरियल पास्ट सिनारियो. सी अनरियल पास्ट मतलब क्या, कि आप एक तो पास्ट की बात करोगे कि शिट यार मेरे पास ये होता तो ऐसा होता, अगर मैं ये करता तो शायद ये नहीं होता, अगर मैं ये करूंगा तो वो होगा, है ना. फ्यूचर एक तो आप मतलब कुछ फ्यूचर में मतलब कुछ सपोज मतलब सपोजिशन में आप चलते हो. आपकी एक विश है, आपकी एक डिजायर है, उस बेसिस पे आप चलते हो. ऑन रियलिटी, ऑन फैक्ट वो है ही नहीं. ऐसी कौन सी भी अगर बात आप करते हो तो वो अनरियल पास्ट में काउंट की जाती है. ठीक है. तो उसके लिए आप जब अनरियल चीज की बात करते हो ना, तो आप स्टार्टिंग में तो आप आई विश, आई डिजायर, ऐसा ऐसे चीजों से आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको उसके बाद वर एंड हैड आर यूज्ड इन द केस ऑफ, एज द केस मे बी. द सेंटेंस बेसिकली गोज इन द पास्ट टेंस. आपको वो पढ़ने में शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो पास्ट टेंस में चला जाता है. ठीक है. जैसे विश है, आय विश आय हॅव, जसे आपण कधी कधी म्हणतो ना की काश माझ्याकडे गाडी असली असती, काश माझं एक मोठं घर असलं असतं. तर हाऊ विल यू से इट इन इंग्लिश? आय विश आय हॅड अ कार, आय विश आय हॅड अ बिग हाऊस, देन आय विश आय हॅड नॉट मेट हिम. अंडरस्टूड. तो कभी भी अनरियल पास्ट, आपको आपकी कुछ विश डिजायर आप ये कर रहे हो तो आपको सीधा पास्ट टेंस यूज करना है. आई विश I were you. काश मी तू असलो असतो, काश मी तू असले असते. कधी कधी म्हणतो ना आपण की कोणीतरी एक्झाम क्लिअर केली आणि कधी म्हणतो की आणि तो खूप सक्सेसफुल होत गेला, तर कधी असं वाटतं की काश मी तो असलो असतो, काश मी त्याच्या जागी असलो असतो. तर आपण त्याला काय म्हणणार? आय विश आय वॉज यू, नहीं आय वर यू. अंडरस्टूड एवरीवन? ये समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. There are three types of conditional clauses. Each kind contains a different pair of tenses. Here are these. Conditional clauses मतलब क्या? Basically conditional sentence. जैसे कि अगर फ्यूचर की बात करें तो अगर मुझे ये मिलता है तो मैं वो करूंगा, अगर मेरे साथ ये होता है तो वैसा होगा. ठीक है, ये फ्यूचर वाला हो गया. प्रेजेंट का कैसे होगा? जैसे कि मेरे पास अगर ये रहता तो मैं ये नहीं करता. अंडरस्टूड. अगर मेरे पास गाड़ी अभी रहती तो मैं जल्दी पहुंच जाता था. ये पास्ट हो गया, सॉरी ये प्रेजेंट हो गया. और पास्ट में इफ आई हैड मतलब सब पास्ट में परफेक्ट और सिंपल और सिंपल परफेक्ट यूज किया जाता, सॉरी पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है. जैसे अगर मेरे पास वो होता था तो वैसा होता था. ठीक है. अब हम ये पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. और इंग्लिश बोलने के लिए ना ये जो स्लाइड है ना, दैट इज द परफेक्ट वन. अगर ये सीख ली तो आपने सब कुछ सीख लिया. मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट काफी इजी जाता है बोलने के लिए.
अभी जैसे प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, आई शैल गो फॉर द प्रिपरेशन व्हेन आई गेट द कॉल लेटर। जैसे मैंने बोला था फ्यूचर की में, कि एक ही बार आई शैल में फ्यूचर टेंस आपने ये कर दिया, मेंशन कर दिया, आई शैल गो फॉर द प्रिपरेशन व्हेन आई गेट द कॉल लेटर। अगर मैं यहाँ पे बोलती व्हेन आई विल गेट द कॉल लेटर, ये करेक्ट सेंटेंस होता था या नहीं? नो प्लीज मैम। आंसर। नो मैम। नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर दिखाने के लिए बस आपको एक ही बार फ्यूचर टू बी वर्ब्स का यूज करना है, उसके बाद तो आपको नॉर्मल सिंपल टेंस पे आ जाना है। तो ये वही बात है कि आई शैल गो फॉर द प्रिपरेशन व्हेन आई गेट द कॉल लेटर। मैं प्रिपरेशन के लिए चली जाऊंगी जब मुझे कॉल लेटर मिलता है। जैसे ही मुझे कॉल लेटर मिलता है, मैं प्रिपरेशन के लिए चली जाऊंगी। नेक्स्ट इज यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, तू पास हो जाएगा अगर तू हार्डवर्क करता है। कभी भी याद रखना प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ के बाद कभी भी विल नहीं आता है, एक तो इफ आता है नहीं तो विल आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाते हैं। इफ, जैसे इफ आई वॉज रिच, आई वुड हैव बॉट मर्सिडीज। इफ आई विल बिकम रिच ऐसा नहीं होता है। कभी एक तो विल आएगा नहीं तो इफ आएगा। इफ और विल की केस में बोल रहे हैं। और सपोज भी एक ऐसा वर्ड है ना कि सपोज, एक तो सपोज आता है नहीं तो एक तो इफ आता है, दोनों साथ में कभी नहीं आते। ये बेसिक चीज है, शायद ये आपको पहले से ही पता होगी, फिर भी मैंने बस एक हाईलाइट करने के लिए आपको बोल दिया। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे मैम ये क्या है, हमें कुछ याद नहीं, बस सेंटेंस फॉर्मेशन आप एक बार समझ लो तो सब सॉर्टेड है। प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन फर्स्ट, इफ आई हैड अ हाउस आई वुड नॉट हैव रेंटेड योर्स। अगर मेरे पास घर होता तो मैं तुम्हारा घर रेंट से नहीं लेता। एक चीज हमेशा याद रखना, पास में एक होता है, एक हम बात करते हैं ना अगर मगर। अगर मगर, अगर मतलब का जर तर। एक सिंपल चीज अभी मैं एक कुछ एक्सप्लेन करूंगी और मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, आप फटाफट मुझे उसका ट्रांसलेशन चाहिए। जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक मराठी मध्ये पार्ट असतो जर तर। हम कब यूज करते हैं की जर माझ्यासोबत हे झालं किंवा माझ्यासोबत हे झालं असतं तर मी हे केलं असतं, तर मी हे करेल। दोनों टेंस में आ सकता है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जर तर को आपको इंग्लिश में अगर ये करना है ना, आपको सिंपली हैड फर्स्ट इसमें यूज करना है और वुड हैव। वुड हैव नहीं तो कुड हैव। अभी सेंटेंस के सेंस के हिसाब से अगर तर नंतर जर मी करू शकली असती, करण्याची पॉसिबिलिटी असेल तर तुम्ही काय यूज करता, वुड की कुड? गुड। कुड, करेक्ट। और अदरवाइज आप वुड। तो जर तर के केस में अगर आपको इसका सेंटेंस फॉर्म करना है ना, मतलब अगर मगर वाला सेंटेंस है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में हैड यूज करना है, नहीं तो वर आता है। मोस्टली तो हैड, वर बस आई के बाद ही आता है। ठीक है, तो मोस्टली हैड आता है और सेकंड वाले पार्ट में वुड हैव आता है, नहीं तो कुड हैव। जैसे अगर मैं बोलती हूं कि जस्ट वन सेकेंड, लेट मी फ्रेम इट। जैसे इफ, जैसे जर मी अभ्यास केला असता तर मला जास्त मार्क्स भेटले असते। ठीक आहे, जर मी अभ्यास केला असता हा एक फर्स्ट पार्ट आहे, तर मी त्याला काय लिहिल, जर मी अभ्यास केला असता, इफ आई हैड स्टडीड। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, ये जर वाला पार्ट हो गया।
if I had studied hard, I would have got extra marks. अंडरस्टूड. जर मी अभ्यास केला असता तर जर वाला पार्ट हा आहे तर मी त्याला कशामध्ये लिहिलं, हॅड मध्ये. हॅड स्टडीड हा कोणता टेन्स आहे? प्लीज आन्सर. Past perfect. करेक्ट. Past perfect. वुड हैव गॉट ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर. नो. हाँ मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट ही हो गया काइंड ऑफ. बस वुड विल वो काइंड वन एंड द सेम थिंग है. फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अभी अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो लेट्स सी द एग्जांपल्स फर्स्ट. सी, इफ आई हैड अ हाउस. जर माझ्याकडे माझं घर असलं असतं तर मी तुझं घर रेंटवर घेतलं नसतं. आय वुड नॉट हॅव. वुड हॅव. सी अगेन पेयर आ गई, हैड और वुड हैव. नेक्स्ट इज इफ आई वर देयर, आई वुड नॉट हैव लेट देम गो. इफ आई वर देयर, जर मी तिथे असली असती, अगेन जर. आई वुड नॉट हैव, वुड हैव. तो एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि जब भी अगर मगर जर तर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैड और वुड हैव ये कंपलसरी यूज होता है. ठीक है, जैसे इफ आई हैड स्टडीड, ही वुड हैव गॉट द कॉल लेटर लास्ट ईयर इटसेल्फ. इफ ही हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ाई कर लेता था तो हैड स्टडीड वुड हैव, तो उसे लास्ट ईयर ही कॉल लेटर मिल जाता था. इफ शी हैड ब्रॉट मनी, अगर वो पैसे लाती थी तो शी कुड हैव बॉट द ज्वेलरी, तो वो ज्वेलरी खरीद सकती थी. अभी वो पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड यूज करते हैं. और वुड अगर यहाँ पे रहता था तो उसका मीनिंग क्या होता था कि वो खरीद लेती थी. खरीद सकना और खरीदना, इसमें पॉसिबिलिटी का डिफरेंस है. दैट्स व्हाई कुड और वुड के हिसाब से आपको बस वो प्लेस करना है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वुड ही होता है. अंडरस्टूड. ये हैड और वुड हैव का आपको मीनिंग समझ में आ गया. जैसे अभी मैं अगर पूछती हूँ आपको कि 1 सेकेंड, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं प्रेजेंटेशन बना लेती. अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं कल ही प्रेजेंटेशन बना लेती. टेक 15 seconds एंड एनीवन आंसर प्लीज. उसको इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा? मैम रिपीट द सेंटेंस. अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं प्रेजेंटेशन कल ही बना लेती. If I had laptop, I would have made the presentation yesterday. Good, correct, perfect. Now Rugved has answered. Rugved, now next question you will not answer. Next, अभी दूसरा कोई बोलेगा. अगर मेरे दोस्त रहते तो मैं काफी खुश रहता. If my friends will be there, then I will be happy. No. जर तर में हैड और वुड हैव ये पेयर ही रहती है, या फ्यूचरिस्टिक कुछ भी नहीं रहता है. सी, If I हर had एक friends, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हैड और वुड हैव तो आप कैसे बोलोगे? अगेन आई रिपीट द सेंटेंस इन मराठी और हिंदी. अगर मेरे दोस्त रहते तो मैं काफी खुश रहता. if I had friends, I would be happy. आई वुड हैव बिन हैप्पी. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, अगर मैं स्टेशन पहुंच जाता तो मैं ट्रेन कैच कर लेता. इफ आई हैड If I what? Sorry.
If I had reached station, I could catch the train. I would have caught. परफेक्ट में क्या होता है? Have plus V3 ना, तो I would have caught the train. Understood everyone? जैसे Yes, और ma'am. एक एग्जाम्पल, अगर मैं तुम होती तो मैं काफी हार्डवर्क करती, या अगर मैं तुम होता तो मैं काफी हार्डवर्क करता. If I were you, I could study hard. करेक्ट. इफ आई वर यू, आई वुड हैव. अगेन आई एम रिपीटिंग, वुड हैव तो ये परमानेंट है, तो पहले हैड आएगा नहीं तो वर आएगा, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. लेकिन नेक्स्ट इसमें वुड हैव, तो मैं ये करता. तो इफ आई वर यू, आई वुड हैव स्टडीड हार्ड. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता. If I had money, I would buy a car. नो, अगेन थिंक ओवर इट. If I had money, I would have bought the car. करेक्ट. नो, सॉरी, अगेन थिंक ओवर इट. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता. फोकस ऑन If माय I वर्डिंग. had If I had money, I could buy car. थोड़ा सा करेक्शन बाकी है. ऑलमोस्ट देयर. पवन, if थिंक I ओवर had इट. money, हाँ, if I had money, I could have buy car. अगेन थोड़ा सा करेक्शन बाकी है. तो you both are almost there. Think over it. If I had money, I could have bought the car. Exactly correct. If I had money, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता. तो पॉसिबिलिटी है ना कि खरीदता और खरीद सकता में पॉसिबिलिटी का फर्क है. दैट्स व्हाई यू यूज कुड. दैट इज करेक्ट. दैट इफ आई हैड मनी, आई कुड हैव. अगेन आई सेड वुड हैव, कुड हैव के बाद V3 आता है. V3 तो कोई तो भी बाय कह रहा था, तो वो बाय नहीं बॉट होगा. आई कुड हैव बॉट द कार. अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश. और इससे ना Yes, आपका ma'am. आप अभी आपको अगर कुछ भी अगर मगर जर तर में कुछ सेंटेंस बोलना है ना, तो आप हमेशा भी ये काफी इजी जाएगा आपको, कि आपको पता है पेयर क्या है, हैड और वुड हैव, या फिर वर और वुड हैव, या फिर हैड या कुड हैव, वर कुड हैव. इसके अलावा कुछ हमने पढ़ा इसमें, वही सेम रिपीट है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is after, as if, as though. As if, as though. हाँ, this is important. As if मतलब क्या है कि जस काय. As though जसं काय, जसं मराठीमध्ये म्हणतात, जसं हा असं वागतोय जसं काय हा खूप शहाणा झाला. ती अशी वागतीये जसं काय तीच टीचर झाली, असं बोलतो ना आपण. तर याला इंग्लिश मध्ये हे करताना आपण, भलेही मी मराठीमध्ये म्हणत असेल की ती अशी वागतीये जसं काय तीच टीचर आहे, मी भले नॉर्मल प्रेझेंट टेन्स मध्ये बोलते की तीच टीचर आहे, पण इंग्लिश काय म्हणतं की ऍज इफ, ऍज दो असं काही असेल ना, तर पुढचं सेंटेन्स हे सिंपल पास्ट मध्ये चाललं जातं. ही बिहेव्स, सी सिंपल प्रेझेंट आहे, ही बिहेव्स ऍज इफ आलं तर पुढचं पास्ट मध्ये चाललं जातं. पास्ट, ऍज इफ ही वर दी ओनर ऑफ दिस प्लेस, ऍज इफ तो या जागेचा मालक आहे. आप बोलोगे कि मैम पास्ट में है तो आप ऐसा कैसा बोल रहे की तो त्या जागेचा मालक आहे. आपने तुम्ही तर असं म्हणायला पाहिजे की तो त्या जागेचा मालक होता. नो, इथे बघा प्रेझेंट टेन्स मध्ये सुरू झालेला आहे. इट्स जस्ट अ ग्रामॅटिकल फॉर्म.
दैट्स वाई बस आपको याद रखना है एज इफ एज दो आया तो आगे का सेंटेंस एज इफ एज दो के आगे का सेंटेंस ये हमेशा पास्ट में रहेगा, नो मैटर व्हाट. ही केम इन लुकिंग एज दो, ही केम इन लुकिंग, अब ये पास्ट है. ये देखो ये प्रेजेंट रहा ना, नोट इट प्लीज. अगर ये प्रेजेंट रहा तो ये सिंपल पास्ट होगा, और ये ऑलरेडी पास्ट रहा और ये सिंपल पास्ट रहा तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट तुरंत, फिर समझ में आएगा. ठीक है, अभी जैसे ही केम इन लुकिंग एज दो, वो ऐसे देखते हुए आया कि उसने मतलब एज इफ मतलब एज दो उसने कुछ भूत देख लिया. जो अगर पहला वाला सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है तो पास्ट का और पास्ट फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. और अगर कुछ स्टार्टिंग का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे का सिंपल पास्ट में होगा. अंडरस्टूड? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सिंपल चीज है, एज इफ एज दो के बाद पास्ट आता है. फिर पास्ट का कौन सा फॉर्म आएगा ये एज इफ एज दो के पहले क्या है उससे डिसाइड होगा. अगर प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट आएगा, और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, टू इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव मतलब कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो टू के बाद वर्ब अगर है तो उसके कहते हैं टू इन्फिनेटिव. वर्ब का V1 फॉर्म, नॉट टू के बाद कभी भी V2 V3 आता नहीं है, हमेशा याद रखना. टू के बाद हमेशा 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 V1 ही आता है. In negative sentence, dare not and need not are used without to. हम usually dare to, need not, you need not to ऐसा कहते हैं, लेकिन negative sentence में need to और dare to वैसे ही आएगा, उसको to लिख के नहीं आएगा. You dare not to leave India. तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? Wrong, ma'am. रॉन्ग. करेक्ट आंसर क्या होगा? टू नहीं You आएगा. dare not leave India. करेक्ट. नेक्स्ट, यू डेयर नॉट लीव इंडिया, ये करेक्ट है. हाउ डेयर यू फेल इन द एग्जाम, इसमें भी टू नहीं आया और ये निगेटिव है कि भाई तू फेल कैसे हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट, प्रिपोजिशंस बट एंड एक्सेप्ट टेक द इंफिनिटिव विदाउट टू. अगर कौन से सेंटेंस में बट और एक्सेप्ट आया तो वो इंफिनिटिव वो विदाउट टू आएगा. ठीक है, he did nothing but to cry नहीं आएगा, but cry. उसने कुछ नहीं किया लेकिन बस रोया. but आया इसकी वजह से टू नहीं आया यहाँ पे, तो ये करेक्ट है. there is no alternative except to offer this, to this offer. तो यहाँ पे टू नहीं आता है. अगर मैं कहती हूँ कि to this offer तो वो करेक्ट होगा. क्यों? क्वेश्चन क्या, रूल क्या बोलता है कि but और एक्सेप्ट के लिए टू नहीं आता है. Simple, easy peasy rule. Expressions like would rather, expressions like would rather, had rather, rather than, had better, as soon as, etc. are followed by infinitive without to. I would rather go there. मैं इससे अच्छा वहां चली जाऊं, मैं इससे अच्छा वो कर लूं, मैं उससे अच्छा वहां होती. ठीक है, तो ये वही मीनिंग होता है. वुड रादर, हैड रादर, रादर दैन, हैड बेटर, एज सून एज. तो इसके बाद भी टू वाले वो ये नहीं आते, इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है. आई वुड रादर टू गो फॉर अ पिकनिक, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? No, No, ma'am. ma'am. आई वुड रादर गो फॉर पिकनिक, ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? Correct है, ma'am. Correct, करेक्ट. Correct है, ma'am. तो अभी ये रूल कैसे समझना है कि वुड रादर, हैड रादर, रादर दैन, हैड बेटर, एज सून एज, एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू. विदाउट टू की, विदाउट टू लेके ये सारे इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं. The infinitive without to is used after auxiliary verbs such as shall, will, can, may, did, should, but ought is an exception. Infinitive without to अब जितने भी auxiliary verbs है ना,
शाल, विल, कैन, मे, डिड, इसके बाद विदाउट टू आप यूज करोगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे ऑट ये है, ऑट मतलब आपको करना ही करना है वो, ठीक है, उसमें कुछ एरर ही नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर ही नहीं है, मतलब वो करना ही है। तो ऑट के लिए आपको हमेशा टू यूज करना ही पड़ता है, उसके लिए कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तो कभी भी अगर सेंटेंस में ऑट आया और उसके बाद टू नहीं आया तो यू नो वेयर इज द एरर, क्योंकि आपको रूल पता है ऑट के बाद हमेशा टू आता है। आई शुड गो, दिस इज करेक्ट। आई ऑट टू गो, तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट। मैम करेक्ट है। गुड। हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जैसे एक कॉमन है, क्या होता है इन्फिनेटिव मतलब टू, ठीक है। वन कॉमन इन्फिनेटिव फॉर टू सिनोनिमस वर्ड्स, अगर कौन से दो वर्ड्स है जिनका मीनिंग एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब एक ही, अगर पॉजिटिव तो दोनों भी पॉजिटिव है या दोनों का सिमिलर ही मीनिंग है, तो आप दोनों को क्लब करके एक ही टू स्टार्टिंग में ही यूज कर सकते हो। लेकिन आपको दो सेपरेट टू यूज करने पड़ेंगे इफ दो वर्ड्स अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। अंडरस्टूड? तो ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे आपको दोनों के लिए सेपरेटली टू यूज करना पड़ता है। और अगर एक मतलब ऐसा कुछ वर्ड्स जो एक ही डायरेक्शन में है, एक तो दोनों भी पॉजिटिव नहीं तो दोनों भी निगेटिव, तो ऐसे इसमें आप सिंगल टू यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प मी टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। सी, यहाँ पे मैंने एक ही टू किया, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स थे, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। मैंने ऐसा बोला क्या, ही हेल्प मी टू प्रोग्रेस एंड टू प्रॉस्पर, ये सही होता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस और प्रॉस्पर ये दोनों चीजें पॉजिटिव इसमें है और दोनों का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस पे है, इसलिए मैं दोनों को क्लब करके एक ही टू यूज करूंगी। लेकिन इट लाइज इन माई पावर टू सक्सीड और टू फेल, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टू यूज किए। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड था सक्सेस और दूसरा वर्ड था फेल, which shows the opposite sense, which goes in the opposite direction। एक तरफ सक्सेस है तो एक तरफ फेलियर है, वन इज पॉजिटिव तो वन इज निगेटिव, है ना? और रूल क्या कहता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं तो आपको दोनों को सेपरेटली टू यूज करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे दोनों को सेपरेटली टू यूज किया। अंडरस्टूड दिस रूल? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ये रूल? हाँ या नहीं? मैम प्लीज रिपीट इन शॉर्ट। ओके, सी, अगर कौन से दो वर्ड्स है जो सिमिलर लाइंस पे है, मतलब एक तो पॉजिटिव ही मीनिंग दिखाते हैं, नहीं तो निगेटिव ही, एक ही डायरेक्शन में है, तो आप दोनों के लिए सेपरेट टू यूज नहीं करोगे, आप दोनों के लिए सिंगल टू यूज करोगे, एक ही। जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस और प्रॉस्पर ये दोनों अच्छी चीजें हैं, प्रॉस्पर करना मतलब समृद्धि यानी एक प्रोग्रेस, ये दोनों अच्छे लाइंस पे है ना, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपने दोनों के लिए एक ही टू यूज किया। लेकिन सक्सेस और फेलियर, सी, सक्सीड और फेल ये एक डायरेक्शन में है और फेल एक डायरेक्शन में, अपोजिट, तो दोनों के लिए आपको सेपरेट टू यूज करना है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। Okay. Do not forget to use preposition whenever the infinitive to is made to qualify the noun। कभी भी, अभी जैसे हमें तो पता है इंफिनिटी के बाद यूजुअली V1 आता है, लेकिन अगर इफ इन केस टू के बाद कभी नाउन आता है, तो नाउन, अगर कभी टू के बाद नाउन आता है तो प्लीज मेक श्योर ये नाउन के बाद तुरंत कुछ तो भी प्रिपोजिशन आप यूज करोगे। सिंपल, इसमें ही मैंने सॉर्ट कर दिया। टू के बाद यूजुअली V1 आता है, लेकिन टू के बाद कभी अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टू, तो इसके बाद तुरंत एक प्रिपोजिशन आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो पेन टू राइट, टू राइट नहीं आएगा, टू राइट विथ। अंडरस्टूड? यस मैम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ द रूल, दैट इज द जेरेंड. जेरेंड मतलब क्या होता है? द जेरेंड, जेरेंड मतलब सिंपली V1 प्लस ing वाला फॉर्म. ठीक है, जैसे अ वर्ब विच डज द एक्शन ऑफ नाउन. अगर नाउन का ऐसा ऐसा वर्ब जो नाउन के लिए काम कर रहा है, नाउन के जगह, नाउन के जगह का काम कर रहा है, तो ऐसे वर्ब को हम जेरेंड बोलते हैं. जैसे रनिंग टैप मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस. रनिंग टैप मतलब बहता हुआ नल मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस, काफी आवाज करता है. रनिंग CING वाला फॉर्म आ गया, तो ये जेरेंड है. स्मोकिंग isn't a good habit. जैसे स्मोकिंग, तो ये क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है ना, स्मोकिंग. और स्मोक ये वर्ब भी है, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, है ना. लेकिन यहाँ पे ING लगाने के बाद ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये जेरेंड हो गया. तो स्मोकिंग isn't a good habit. नाउ रूल ये है एक कि अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, हेल्प, माइंड, प्रिवेंट, रिस्क एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय जेरेंड. ये जो वर्ड्स है अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, हेल्प, माइंड, प्रिवेंट, रिस्क एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय जेरेंड. मतलब इसके बाद हमेशा ING वाला आएगा. आई कैन नॉट हेल्प लुकिंग एट यू. आई डू नॉट माइंड गोइंग देयर. मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने से, मैं तुझे देखे बगैर नहीं रह सकता. अंडरस्टूड? Gerund part is not that much important, but only for the sake of knowledge you should know it. इतना important नहीं, इतने रिलेट इससे इसके related questions नहीं आते. Now, everyone clear with whatever we studied till date? I'm asking you. तुम्हारे साथ ही मेरा क्लास चल रहा है, मैं घर वालों को नहीं सिखा रही हूँ. Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. अभी अभी किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. No, ma'am. आपके अभी जो मैंने पढ़ाया, तो आपके पास इसके नोट्स है? Yes, ma'am. ठीक है. अभी आपको पूरा रिवाइज करना है. अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको पूरा रिवाइज करना है. आप आपके स्क्रीन में ये इटसेल्फ आप जूम कर सकते हो क्या? ये स्क्रीन प्लीज देखना एक बार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर सकते हो ना? तो अगर जिनके पास नोट्स है नहीं है, तो वो एक एक स्लाइड जूम करके देख लो. मैं ऐसे ही रख रही हूँ. टेक 3 मिनट्स और फटाफट, बस आज का ही नहीं, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ 30 स्लाइड्स होंगी, 30-35 स्लाइड्स होंगी. चल टेक अ 5 मिनट. तो 5 मिनट बाद फटाक से आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, देन विल बी डन. तो रिवाइज करना है सारे रूल, सो दैट क्वेश्चन आंसर्स हमें फटाफट समझ जाए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.